सुबह जब मैं अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकला तो सब कुछ सामान्य था। लोग अपने कार्यालय जा रहे थे। स्कूलों और बैंकों में सामान्य रूप से कामकाज चल रहा था। रेहड़ी वाले सब्जी, फल और दूसरे सामान बेच रहे थे। दुकानों पर ग्राहक अपनी मनपसंद चीजें खरीद रहे थे। ऑटो में लोग भरे पड़े थे। मेट्रो ट्रेन पर चढ़ने की आपाधापी बची हुई थी। गाड़ियों में बैठे लोग अपने कार्यस्थल की ओर तेजी से भागे जा रहे थे। लेकिन हमसे मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर सब कुछ इतना सामान्य नहीं है। बांग्लादेश में ये दिन रोजमर्रा जैसा नहीं है। वहाँ सड़कों पर खून की होली खेली जा रही है, हत्याएं की जा रही हैं, आगजनी हो रही है। सरकारी दफ्तरों में घुसकर हुदंगी तबाही मचा रहे हैं। खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बाजार से गायब है और ब्लैक में उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कई प्राचीन मंदिर तोड़े जा चुके हैं। राजनीतिक विरोधियों के परिजनों तक को सजा दी जा रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चों से दुर्व्यवहार तक शामिल है। अब आप कहेंगे कि यह तो दूसरे देश की बात है, कि हमें क्यों बता रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये जानना आपके लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है भारत में वही करने का सपना हमारा गैर जिम्मेदार विपक्ष, वेस्टर्न डीप स्टेट, वामपंथी इकोसिस्टम पिछले 10 सालों से ये लोग यही सपना देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर हिंसा भड़काई गई। बांग्लादेश की आज़ादी के समय 1971 में जिन लोगों की मौत हो गई थी पाकिस्तान से लड़ते हुए, बांग्लादेश की सरकार ने उनके परिवारों को आरक्षण दिया था, जिसके नाम पर लोगों को भड़काया गया। अब ये उस देश में आरक्षण के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उस बांग्लादेश में जहाँ पे सरकारी नौकरियाँ हर साल सिर्फ 3000 निकलती हैं। लेकिन आरक्षण के नाम पर लाखों स्टूडेंट्स को भड़काकर सड़क पर ले आया गया और हिंसा करवाई गई, जिसके पीछे वहाँ की एक पार्टी का बड़ा हाथ है। उसका नाम है BNP, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसे जमाते इस्लामी जैसी आतंकवाद समर्थक पार्टियों का समर्थन हासिल है। BNP को अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर बिडेन का भी समर्थन प्राप्त है। ये सब मिलाकर बांग्लादेश में कई सालों से सत्ता पलटने की फिराक में थे, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं पाते थे। पिछले चुनावों में इसी कारण BNP ने चुनाव का बहिष्कार किया और चुनाव नहीं लड़ा, जिस वजह से शेख हसीना की पुनः सरकार बन गई। इसके बाद उन्होंने छात्रों को भड़काकर बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंकने की योजना बनाई, जो कि अब पूरी तरह सफल होती हुई दिख रही है। हालांकि बांग्लादेश में अदालत ने आरक्षण का आदेश वापस भी ले लिया था, लेकिन बवाल थमा नहीं, क्योंकि मुद्दा आरक्षण का था ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकना और शेख हसीना को सत्ता से बाहर करना था। भारत के लिए भी इनका सपना बिल्कुल वैसा ही है। शेख हसीना की जगह ये लोग मोदी को प्रेस करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को। जरा याद करिए CAA NRC विरोधी आंदोलन के दौरान कैसा माहौल बनाया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। भ्रष्टाचार के मामले में जब राहुल सोनिया को एजेंसी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो कांग्रेस ने पूरी दिल्ली जाम कर दी थी। याद कीजिए कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी का बयान, जिसमें कहा गया था कि मोदी सड़क पर जाएगा तो जनता इसको मारेगी। ये राहुल गांधी का बयान था। फर्जी किसानों के आंदोलन में मर जा मोदी के नारे लगाए जाते थे। इंदिरा गांधी की तरह मोदी की हत्या करने की इच्छा तो कई बार जाहिर की गई थी। मणिशंकर अय्यर जैसे विपक्ष के बड़े नेता पाकिस्तान जाकर उनसे सहायता मांगते हैं ताकि मोदी सरकार को हटाया जा सके। राहुल गांधी भी यूरोप जाते हैं तो भारत में सरकार बदलने के लिए सभी यूरोपीय देशों से सहायता मांगते हैं। अरबपति जॉर्ज सोरोस तो मोदी सरकार को गिराने के लिए $1 अरब से ज़्यादा फंडिंग की घोषणा भी कर चुका है। यहाँ पर फर्क महसूस होता है एक मजबूत और मजबूर सरकार का। ये हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की मजबूत सरकार है, ना कि शेख हसीना जैसी कोई मजबूर सरकार। भारत सरकार पिछले 10 सालों से इन अराजकतावादियों से लड़ रही है, इनकी जड़ें काट रही है। हालांकि जाति, क्षेत्रीय राजनीति, धार्मिक हिंसा जैसे अनगिनत मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मोदी सरकार पर हमला लगातार जारी है, लेकिन केंद्र सरकार बड़ी ही सूझबूझ दिखाते हुए इन सभी अराजकताओं का सामना कर रही है। पिछले 10 सालों में बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में कई तरह के बवाल कराने की कोशिश की गई है, लेकिन देश विरोधियों को अभी तक असफलता मिली है, क्योंकि हमारे देश की जो बहुसंख्यक जनता है वो समझदार है। हमारी बहुसंख्यक आबादी ये जानती है कि जब अराजकता फैलती है ना तो सबसे पहले आम जनता का जनजीवन प्रभावित होता है। देश में कोई भी व्यवस्था नहीं बचती है।
काम धंधे प्रभावित होते हैं, देश में हिंसा होने से व्यापार ठप हो जाता है, रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते हैं, देश में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है, गरीबी बढ़ जाती है, लोगों का जीवन स्तर बिगड़ने लगता है, नौकरियां खत्म होने लगती हैं। बांग्लादेश का उदाहरण बिल्कुल हमारे सामने है, जहाँ पर अब सरकार नहीं बची। शेख हसीना वहाँ से भागकर भारत आ गई हैं। बांग्लादेश के लोग हतप्रभ हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें चिन्हित किया जा चुका है। अब आगे उनके साथ क्या होगा वो भगवान ही मालिक है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, इसका गर्भ में जाना तय है। जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। सावधान रहिए। असहिष्णुता, एंटी-सीएए एनआरसी, फार्मर बिल, मॉब लिंचिंग, जातिवाद, आरक्षण जैसी कई हॉटलाइन हमारे देश में भी तैयार की जा रही हैं। राहुल गांधी, स्टालिन, ममता और अखिलेश जैसे अराजकतावादियों के झांसे में आकर हम लोग भी अपनी सरकार पर सवालिया निशान खड़े करने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछने की आज़ादी तब तक ही है जब तक केंद्र में लोकतांत्रिक सरकार है। जिस दिन अराजक तत्व सत्ता में आ जाएंगे उस दिन भारत से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और देश भरभरा कर गिर जाएगा। ईश्वर न करे ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये जो लाखों करोड़ रुपए बैंक में जमा कर रखे हैं ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट का जो पोर्टफोलियो बना रखे हैं, ये जो कोठी फ्लैट आपने ले रखा है, जो एसयूवी सेडान लेकर आप घूमते हैं, जिस दिन अराजक भीड़ सड़क पर आ जाएगी ये सब रईसी एक झटके में गायब हो जाएगी। जब जान बचाने के ही लाले पड़ जाएंगे तब पैसा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस के बारे में कौन सोचेगा। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कुछ साल पहले श्रीलंका में भी हो चुका है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी ना हो, हमें ये सुनिश्चित रखना है, हमें केंद्र में मजबूत सरकार बनाए रखनी है और अराजकतावादियों के, एनार्किस्ट के झांसे में नहीं आना है। बांग्लादेश की परिस्थितियां जो हैं वो चीख चीख कर यही अपील कर रही हैं कि हम इस बात को समझें और बांग्लादेश के उदाहरण से सबक लेकर भारत को ऐसा न होने दें। जय हिंद, जय भारत।